देवगन के साथ। कुछ ही देर बाद न्यूज 18 राजस्थान पर पीओके पर जवाब देंगे रक्षा मंत्री, चीन पर जवाब देंगे रक्षा मंत्री, हर एक उस सवाल पर जवाब देंगे रक्षा मंत्री जिनके जवाब देश की जनता जानना चाहती। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर। आज हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत और हमारे साथ लाइव मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता देता हूं कि उनका सपना है कि पीओके अपना हो। राजनाथ सिंह जी, आपका इस बेबाक बातचीत में हमारे साथ अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। हमारे कहने की बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद भी कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या यह भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन यदि मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। जी राजनाथ जी, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, 1999 हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप उसमें केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पुलवामा 2 का एक बड़ा नापाक धमाका करवाना चाह रहा था। जी, मैं तो बात सही है, अपनी हरकतों से वह बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना के जवान उसको लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बार बार पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन भी करता है, लेकिन उसका एक करारा जवाब मिलने के बावजूद जो है अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के माध्यम से भी भारत को बराबर डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की वो कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश तो लगातार उसकी चलती रहती है। ऐसा क्या कारण है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हम उनको इंटरनेशनली भी, डिप्लोमेटिकली भी घेर रहे हैं, लेकिन वो बार बार उकसाता है भारत को? मैं समझता हूं इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो वही दे सकता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत को न तो अस्थिर कर सकती है, न भारत को तोड़ सकती है, न भारत को कमजोर कर सकती है। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट, और जो भी भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। राजनाथ जी, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि कोरोना के इस वक्त में पाकिस्तान एक दूसरा फ्रंट खोलना चाहता है एक और देश की मदद से। उनका इशारा चीन की तरफ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि
कोरोना के इस वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से, पूरी मानव जाति कोरोना की इस महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान कोई बड़ा ट्राई कर सकता है? अब इस बारे में, इन संभावनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन कोरोना का संकट ये वैश्विक है जी, ये वैश्विक महामारी है और मैं फायदा उठा सकता है मैं समझता हूं कि सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। भारत की सीमाओं पर कुछ घटनाक्रम करके इसका फायदा उठा सकता है। वैसे इस वैश्विक महामारी का लाभ उठाकर यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश, कोई भी था, पाकिस्तान की बात, किसी की भी बात मैं करता हूं जी जी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अभी खबर आई कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुंबई में ये लोग पकड़े गए, तो दैट इज द वरी फॉर द नेशन। पकड़े गए ना जी, इसका मतलब कि भारत सजग है। वो जानना चाह रहे थे, वो जानना ये चाह रहे थे कि पीओके में क्या मूवमेंट भारतीय सेना करना चाह रही है, उनके वो सेना की मूवमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, जो हमारी जानकारी है। तो इसीलिए तो गिरफ्तार हुए, वो पकड़े गए और सीधे पाकिस्तान को वापस कर दिए गए जी। इसका मतलब भारत अपने देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है, क्या संदेश जाता है जी। क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठ में फेल हो रहा है, डिप्लोमेसी में फेल हो रहा है, जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर भारत की अंदरूनी सुरक्षा में कुछ सेंधमारी करने का प्रयास कर सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, देश को क्या कहना चाहेंगे? भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी करने की पाकिस्तान के द्वारा तो लगातार वर्षों से यह कोशिश होती रही है, लेकिन आप यह भी देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए वो कब समय आता है जब पाकिस्तान इन सब अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि लगातार कभी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयास लगातार करते हैं मिनॉरिटीज को। भारत के मुस्लिम समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में जो भी भारत माँ की कोख से पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग, सभी भाई भाई हैं, सबका समान दर्जा है। भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप तो लखनऊ से सांसद हैं, ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसी भावना क्यों बनाई जा रही है, खासतौर पर जब से आप लोगों की सरकार है? मैं समझता हूं साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है। इस्लामोफोबिया नहीं है भारत में, कोई सवाल ही नहीं। मैं बढ़ता हूं आगे। एक और बड़ा मुद्दा है, वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक
मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। मैं आपके साथ फॉर्मर मिनिस्टर रहे जॉर्ज फर्नांडिस की एक बात आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने बोला था भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है। अब आप रक्षा मंत्री हैं, तब वो रक्षा मंत्री थे। यूं आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं जी, मैं यह मानता हूं कि पड़ोसी है जी, पड़ोसी तो हमारा पाकिस्तान भी है जी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बराबर इधर उधर बाज नहीं आता है। लेकिन भारत यहां तक सोच का प्रश्न है। भारत की सोच ये बराबर यही रहती है कि हमारी दुनिया के सभी देशों से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते जी, कोशिश हमारी यही रहती है। क्योंकि लेकिन जी भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस तो कहते तो मेरा तो मन करता है कई बार खुद मशीन गन लेके बॉर्डर पे चले जाऊं। नहीं कह सकता जी, मैं स्वयं मशीन गन लेकर। जी, अब मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के मुद्दे को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया और ट्वीट किया कि भारत की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए चीन के साथ क्या संकट खड़ा हुआ है और ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया और मैं समझता हूं सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीमा विवाद इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि कहीं से इसकी भनक भी यदि मिलती है, सारे देश को अपने सारे भेदभावों को बुलाकर एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। इस समय राजनीति किसी सवाल पूछने का यह समय नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी जरूरत होगी हम बैठकर सबके साथ बात करेंगे। सीमा सुरक्षा का सवाल यह केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का सवाल नहीं है अथवा इस मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का यह सवाल नहीं है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न तो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। पूरे देश को विश्वास में लेकर जो है सीमाओं की सुरक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कोई बात आएगी तो उसकी जानकारी उनको मिलेगी और इस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल नहीं पूछे जाते। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और चीन अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो मंशा क्या लगती है आपको चीन की? इसके पीछे माइंडसेट क्या लगता है? देखिए, इस समय बातचीत का जब सिलसिला चल रहा है जी, तब मैं इस समय कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। इस समय कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जी, बातचीत यदि न चलती होती जी, तब निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ बोलता। लेकिन बातचीत चल रही है और स्वयं चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है और अभी जो डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है वहां के एम्बेसडर की और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी जो बातचीत जो हुई है उसमें भी उन्होंने भी यह कहा है कि हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ये मामला सुलझ जाए। जब यह स्थिति इस समय की है तो उस समय मेरे द्वारा कुछ कमेंट किया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। दो चीजें हुई इस दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड बहुत गुस्से में, हालांकि विदेश मंत्रालय ने उसको नकार दिया कि इस तरह की कोई बात फिलहाल नहीं हुई, लेकिन वो मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं। तो बतौर रक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं अगर भारत और चीन चाहेगा तो। नहीं, हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है समस्या को सुलझाने का जी, भारत और चीन के बीच, और अभी उसी मैकेनिज्म के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक रूट और मिलिट्री रूट दोनों। एक बड़ा मुद्दा नेपाल भी है। अटल जी कहते थे कि जी, उसके समाधान की बात केवल मैं नहीं कर रहा हूं, चीन भी कह रहा है ना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट था अभी जब हमारे राजदूत और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी की जो भेंट हुई है उसमें भी ये बात, उन्होंने भी ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मामले को बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। तो बातचीत के द्वारा सुलझ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब डोकलाम का मुद्दा था, अंततोगत्वा सुलझा। इसके पहले भी इस हालात इसी प्रकार के कुछ पैदा हुए हैं, लेकिन सुलझा है, हल निकला है। तो इसलिए भरोसा रखना भारत के जनता को आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि
भारत दबने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। हमने तो दुनिया में किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं, तो कभी हम अपना मस्तक झुका सकते हैं। अटल जी कहते थे कि नेपाल हमारे लिए रिश्तेदार देश की तरह है। अब देखिए वही आंखें दिखा रहा है, वो उसने एक मैप पास कर दिया नया जिसमें भारत का कुछ एरिया है। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर रक्षा मंत्री? मैं तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल भाई की तरह मानता हूं नेपाल क्यों देश। करा नेपाल ने चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी। नेपाल का रिश्ता हम लोगों का एक भाई का रिश्ता है, और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत पे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई ना इत्तफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। क्या नेपाल और चाइना दोनों के रवैये से दुखी हैं, जिस तरह से जो रवैया दिखाया गया? चलिए नेपाल की मैं सिर्फ बात करता हूं, आप उसको भाई बोल रहे हैं, जो रवैया दिखा रहा है नेपाल, क्या उससे दुखी हैं? क्योंकि जब से वहां पर हमने रॉयल फैमिली का असैसिनेशन देखा, उसके बाद वहां से सिचुएशन बहुत बदली है नेपाल। अरे परिवार में भी दो भाइयों के बीच कभी जो है तू हो जाती है, तू मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप कह रहे सुलझ जाएगा मामला? बिल्कुल सुलझेगा, मिल बैठकर उसको सुलझाएंगे नेपाल के साथ। नेपाल को लेकर किसी भी भारतवासी के मन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं पैदा हो सकती। और मैं नेपाल के बारे में भी जानता हूं, नेपाल में भी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है कि सब दोनों देशों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक रिश्ता है। एक जब से चीन का विवाद हुआ, जब से कोरोना का ये पूरा इशू आया, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में बॉयकॉट चीन प्रोडक्ट्स की बात हुई, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के भी काफी लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं, लंदन में मेरी पीछे बात हो रही थी तो वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। आप उस बात के समर्थक हैं? ये सब सारे बयानबाजी नहीं की जाती, बयानबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोई देश यदि प्रोग्रेस करना चाहता है, यदि आर्थिक ऊंचाइयों पर अपने देश को ले जाना चाहता है, तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं, उस आधार पर ले जाए। और इस प्रकार की बयानबाजी करके कोई देश जो है एकदम बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं हेडलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना हो, जो भी आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाना आपको कदम उठाइए। ये तो हर दुनिया का देश इस मामले में स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, बहुत बड़ी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आत्मनिर्भर भारत को आप किस तरह से लेते हैं और देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात यह कही है, तो उसमें उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा वोकल फॉर लोकल, माने स्वदेशी का निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए और लोगों के द्वारा स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। अब से मैं डिफेंस में हूं, मेक इन इंडिया पर 2014 में आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पर विशेष आग्रह दिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं डिफेंस के मामले में मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का टारगेट यही है, बहुत हो चुका, लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम्स, डिफेंस वेपन्स हम लोग बाहर से जो है इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश यह है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की यह नीति इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत अब इंपोर्टिंग कंट्री बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारत अब एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए, यानी विश्व के दूसरे देशों को आयात करने वाला देश बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्या हम विदेशी कंपनियों को बंद कर देंगे, विदेशी कंपनियां हमारे यहां निवेश नहीं करेंगी। इसको लेकर एक क्लैरिटी सरकार ने भी दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेशी कंपनियां एकदम निवेश बंद कर देंगी जी, ऐसा नहीं होता। विदेशी कंपनियां आकर भारत में महालजी बनाए, वो नई टेक्नोलॉजी यदि लेकर आती हैं, उस नई टेक्नोलॉजी में हम और अधिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसका भी इंडिजिनाइजेशन हम कर सकते हैं, यहां चीजें बन सकती हैं। अच्छा, डिफेंस की कैंटीन्स बहुत फेमस है भारतवर्ष के अंदर, तो डिफेंस की कैंटीन्स में क्या राजनाथ जी, क्या अब स्वदेशी सामान मिलेगा? नहीं, ये सब स्वयं ही, क्योंकि हमारी सारे जिन्हें भी हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के सारे चीफ्स बैठे थे, उनके साथ मैंने इस संबंध में बातचीत की है। तो अब इस दिशा में सभी का बिल्कुल प्रयास जारी है, सारी चीजें स्वदेशी ही मिले। स्वदेशी पर आग्रह सबका बढ़ा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि
जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है और चाइना से जुड़ा हुआ है। आज भारत में मरीजों की संख्या चीन से ज्यादा है, जबकि चीन से बीमारी शुरू हुई थी। क्या चीन अपने आंकड़ों को छुपा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया चीन पर यह आरोप लगा रही है कि ये अपने आंकड़े छुपा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत में ही कौन सा राज्य कोई आंकड़ा छिपा रहा है, कोई देश का, दुनिया का कौन सा देश आंकड़े छिपा रहा है। ये सब वैश्विक महामारी के हालात में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता करनी चाहिए, और अपनी चिंता से यदि हमको मुक्त हो जाते हैं, और जहां तक हो सके इस वैश्विक महामारी के दौर में दुनिया के दूसरे देशों को भी यदि हम सहयोग कर सकते हैं तो हमें सहयोग करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के लगभग 80 देशों को इस कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में जो कुछ भी संभव हो सकता था, जो भी उनकी अपेक्षा थी जी, उसके अनुरूप मदद की है। क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, WHO ने बोला कि चाइना ने कोरोना से जुड़ी जानकारियां छुपाई, ये बोला WHO ने, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो WHO ने बोला तो WHO के पास इसके प्रमाण होंगे। मैं दुनिया किसी देश पर आरोप नहीं लगाना चाहता जी। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन खड़ा हो जाता है, ये भारत के लिए चिंता की बात है? कोई, मैंने कह दिया ना, भारत की बात छोड़िए, भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ाई है हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश की, बड़ी है, मस्तक ऊंचा हुआ है। भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। तो आप कह रहे प्लान बी, प्लान ए कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला? नहीं, उसकी चिंता मत करिए। जब मैं आपका साक्षात कर रहा हूं तो ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का एक बड़ा सरकारी अखबार है, वो कह रहा है कि आजकल भारत में राष्ट्रवाद की आवाजें बहुत उठ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तो सोच बहुत राष्ट्रवादी मानी जाती है। जो उसकी सरकार को, ग्लोबल टाइम्स ये भी लिख रहा है, जो उस भारत की सरकार को चीन की तरफ भड़का भी रहा है। राष्ट्रवाद की भावना तो हर राष्ट्र के लोगों के अंदर होनी चाहिए। चीन के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए जी। दुनिया के हर देश के अंदर, भारत के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवादी भावना। तो भारत के राष्ट्रवाद से चीन को क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारी राष्ट्रवादी भावना है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को देने वाला जी, दुनिया में इकलौता यदि कोई देश है तो भारत ही है, जिसने केवल अपने देश में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि दुनिया किसी देश की धरती ने दिया है तो भारत की धरती ने दिया है। ये है जी। अब ऐसा रक्षा मंत्री जी, हम मोदी सरकार के 1 साल पे भी बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल में इस सरकार ने बहुत कुछ किया, खास तौर पर कश्मीर के फ्रंट पर, सीए के फ्रंट के ऊपर, उसके अलावा राम मंदिर की घोषणा हो गई। लेकिन जब भी कोई घोषणा होती है, रिएक्शन पाकिस्तान से आ जाता है। सीए की घोषणा हुई, पाकिस्तान परेशान हो गया। राम मंदिर की नींव रखी गई, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चिट्ठी निकाल दी कि कैसे राम मंदिर बनवा सकते हैं ये लोग। ऐसा क्यों? हमारे अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए? मैंने पाकिस्तान को कहिए परेशान न हुआ करे। यह सब जो कुछ भी हो रहा है भारत में, उसको देखकर तो उसे खुशी होनी चाहिए कि भारत हमारा पड़ोसी देश है, उसमें सारी पाकिस्तान का क्या लेना देना? बहुत पुरानी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और पाकिस्तान को तो सचमुच इससे खुशी होनी चाहिए कि भारत में एक ऐसा सशक्त नेतृत्व है, एक ऐसी सशक्त राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। वर्षों से जो कुछ भी हम लोग कहते चले आ रहे थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उन्हीं सब सारी चीजों को पूरा किया है। हमने देश को अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं किया है, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, किसी को अंधेरे में नहीं रखा है। 2014 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय जो जब घोषणा पत्र जो बना था उसमें भी ये सब सारी चीजें शामिल। उसके पहले जनसंघ के रूप में पहला जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था हम लोग। समस्या ये है कि आपके घोषणा पत्र में था, समस्या ये नहीं है। समस्या है कि आप अपने घोषणा पत्र को लागू कर रहे हैं। विपक्ष की भी समस्या यही है। नहीं, इसका मतलब कि भारत में हमें चाहते हैं कि राजनीति में विश्वास का संकट नहीं होना चाहिए। नेता जो कहे उसे करे, जनता यही चाहती है। नेता की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वही तो हमने जो कहा
वो किया, इस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, बल्कि हमारा तो स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष कहता है कि आप लोग बात नहीं करते, 370 आपने हटाया, अचानक आके हटा दिया, बात नहीं करी। उसके बाद कई मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को वहां पे आप लोगों ने जेल में रखा। देश का गृह मंत्री रहते हुए मैं कश्मीर की धरती पर भी जाकर बार 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 मैं कहता रहा कि बात करिए, मैं बात करने के लिए आया हूं, बात करने के लिए आया। वहां के मुख्यमंत्री उस समय थी महबूबा जी, उनको भी मैंने कहा आप भी लोगों से कहिए। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, कोई बात करने को तैयारी नहीं, किससे बात करें। लेकिन जब चुनावी घोषणा पत्र में हमारे था, तब तो यह नीति पूरी तरह से हमारी जगजाहिर थी, हमारे कार्यक्रम जगजाहिर थे कि हम क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद। इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 370 को जोड़कर, सीओ को जोड़कर, राम मंदिर को जोड़कर भारतीय मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाता है और उनको भड़काने की कोशिश होती है। ये लगातार हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे भारत के मुस्लिम के नागरिकता के पर कोई भी दुनिया की ताकत सवाल या निशान नहीं लगा सकती है। नागरिकता कानून के कारण प्रधानमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं, हमारे गृह मंत्री जी कई बार बोल चुके हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। ओवैसी साहब के भाई हैं, उन्होंने बोला कि मुगलों ने 800 साल 900 साल राज किया है, ये क्या 5 साल वाली मोदी सरकार हमारा करेगी। ये सब बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने यही बोला। ऐसे बेतुकी बातों का जवाब मैं नहीं देना चाहता जी। मैं बढ़ता हूं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। कश्मीर को लेकर, क्योंकि आप रक्षा मंत्री हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह से क्यों नहीं बंद हो पा रही हैं? देखिए, नहीं पूरी तरह से काफी कम हो गई अब आतंकवादी वारदातें भी अब काफी कम हो गई हैं। पहले के कंपैरिजन में तुलना करिए तो काफी कम हो गई हैं धारा 370 समाप्त होने के बाद। और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आ गई है, अब तो नामात्र की रह गई है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे कश्मीर के लोगों की सोच में एक बदलाव आएगा। हम कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फिर से बिल्कुल कश्मीर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। हमारी तो ख्वाहिश ये है। कश्मीरी पंडितों को लेकर सवाल है, पिछले 6 साल की सरकार के अंदर, पहले आप गृह मंत्री थे, अब आप रक्षा मंत्री है, कश्मीरी पंडितों को कब उनके घर वापस जाने को मिलेगा? ऐसा माना जाता है कि बीजेपी कहती है, करती नहीं। देखिए, अब ये तो कोई नहीं कह सकता। पंडितों की विश्वसनीयता के संकट को भारत की राजनीति में चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे दल ने स्वीकार किया है, हमारे नेतृत्व ने स्वीकार किया है। इसलिए यह आरोप कोई नहीं लगा सकता कि यह कब वो होगा। लेकिन अब वहां पर यूनियन टेरिटरी बन गई है, धीरे धीरे मैं समझता हूं कि सारी चीजें ये पूरी होंगी, इन पर अमल किया जाएगा। आप कोरोना से जुड़ी जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन भी थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन को लेकर जो फैसले हुए उस पर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत ही अनप्लैंड वे में लॉकडाउन को किया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, लॉकडाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा सारे, जब जनता कर्फ्यू का ही आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, सारा देश उसके साथ उठ खड़ा हुआ था, सबने उसको फॉलो किया। राहुल गांधी ने तो कंप्लीट फेलियर बताया इसको। अब तो कोई किसी भी के स्टेप को कोई फेलियर बतला सकता है, लेकिन मैं समझता हूं बहुत ही सफल रहा है। लेकिन शायद यदि लॉकडाउन की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा न की होती तो कैसी भयावह स्थिति यहां पर होती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज जो स्थिति संभली हुई है, आज हम विश्व के लगभग 7वें 8वें देश 8वें नंबर पर आते हैं इस महामारी के मामले में, स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती। विपक्ष के साथ आपकी सरकार के रिश्ते की मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा लेके जाना चाहता हूं आपको। अभी पीछे प्रियंका वाड्रा ने वहां 1000 बसें भेजी, योगी सरकार ने बोला हम ये बसों को नहीं लेंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, मौजूदा में रक्षा मंत्री भी हैं। आपकी सरकार पे मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप भी लगा और कहा कि कोई फिक्र भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक देश के मजदूर भाइयों का, प्रवासी मजदूर भाइयों का प्रश्न है, हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है उनके मामले में। और लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग सड़कों पर निकल पड़े थे, उससे मैं समझता हूं कि सबकी भावनाओं को चोट पहुंची है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं पर भी चोट पहुंची है।
अब राज्यों की सहमत से ही हम ट्रेन चला सकते थे, तो राज्यों से बातचीत करके लगभग 4100 से अधिक ट्रेनें हम लोगों ने चलाई। लगभग 52 लाख 54 लाख प्रवासी मजदूर अपने घरों पर पहुंचे। यह प्रयत्न हम लोगों के द्वारा किया गया है जी। हाँ, लेकिन इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं समझता हूं इसमें कहीं न कहीं से कोई चीज ढूंढकर, कोई नुक्स निकालकर राजनीतिक लाभ उठाने की यदि कोशिश किसी के द्वारा की जाती है तो मैं समझता हूं कि पर वो तो 1000 बसें भेज रही थी। स्वस्थ राजनीति का ये तकाजा वो नहीं। कह रही मैं तो मदद कर रही हूँ, 1000 बसें भेज रही हूँ, ले लीजिए। बीजेपी की सरकार वो भी नहीं लेना चाहती बसें मेरी। नहीं, वो अपनी तरफ से जितना भी हो सका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। योगी जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। सोनिया गांधी भी हो, राहुल गांधी भी हो, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकारों को मजदूरों की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ 20,000 करोड़ की घोषणा कर देती है लेकिन पैकेज में कुछ नहीं होता। क्या बात है। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि दुनिया के भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज और चावल देने का काम हमारी सरकार कर रही है, मुफ्त में। और इतना ही नहीं है, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, उनके खाते में 1500 रुपया डाला है। देश के किसानों का जहां तक सवाल है, 6-6 हजार रुपया उनके खाते में डालना, पहली किस्त उसकी 2000 रुपए की। गरीबों की चिंता करते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सबके खाते खुलवाए। घर में कोई खास जरूरत आ जाने के बाद कि दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए 5000 रुपया स्वयं ही वो उससे बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जिसका लाभ उठाया है, माने 50 लाख रुपए तक का एक साल में आपका मुफ्त इलाज हो सकता है। घर घर में, हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था करा देना, हर गरीब के घर में भी शौचालय की व्यवस्था हो जाए, कोई भी झोपड़ी में न रहे उसके लिए पक्के मकान की व्यवस्था हो जाए। सब तो सब छोड़िए, तकनीक के मामले में भी आज 6 वर्षों के अंदर जो मोदी जी का ये प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल रहा है, 6 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, 10% लोग शहरी क्षेत्रों में जितने इंटरनेट हैं उससे 10% अधिक इंटरनेट यदि कहीं पर है तो भारत के गांव में। यह बदली हुई तस्वीर है। मैं आपको सोनिया गांधी की डिमांड भी बता देता हूं। वो कहती हैं कि उन्होंने मांग उठाई है कि भारत की सरकार, जो मोदी सरकार है, आप लोगों की सरकार है, वो प्रवासियों के वो हालात को देखते हुए अगले 6 महीनों के लिए 7500 रुपए दे। यानी एक तरह से न्याय योजना जिस पर कांग्रेस ने 2019 का चुनाव लड़ा था वो लागू करे मोदी सरकार। नहीं, उन्होंने अब तक क्या किया है, उसके पहले लंबे समय तक उन्होंने सरकार चलाई है। इस देश से जिस राजनीतिक पार्टी ने 55-60 वर्षों तक लगातार सरकार चलाई हो और देश को गरीबी के अभिशाप से मुक्त नहीं कर पाई हो, उस राजनीतिक पार्टी को यह कहने का नैतिक हक है। पहले के गरीबों की हालात और आज के गरीबों के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। दो है। सोनिया गांधी 7500 की बात करती हैं, प्रियंका गांधी जी सर्वे भी कराना चाहता तो सर्वे करा सकता है। अभी कई सर्वे हुए हैं जिसके अंदर मोदी सरकार की लीडरशिप को लोगों ने प्रेज भी किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सर्विस भी और जो ग्लोबल सर्विस है उनमें भी। लेकिन अहम बात यह कि प्रियंका गांधी वाड्रा बसों की बात करती है उत्तर प्रदेश को लेकर, सोनिया गांधी 7500 रुपए की बात करती है, राहुल गांधी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं मजदूरों को लेकर। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ऑल आउट अटैक कर रही है आप पर, यानी गांधी फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? नहीं, वो विपक्ष में रहकर जो भी करना चाहते हो। राहुल गांधी की ने फिल्म भी बनाई थी भी एक मजदूरों को लेकर। फिल्म बना दीजिए। मैं समझता हूं कि इस समय सभी को, जैसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओस जी, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि देश के गरीबों की उन्होंने इसके दौरान मदद की है, तो सबको आकर इसमें मदद करनी चाहिए। कई मीटिंग्स के आप भी पार्ट रहे, अधिकतर मीटिंग्स के आप भी पार्ट रहे। एक आरोप विपक्ष की सरकारें लगाती हैं, मैं आपके पुराने सहयोगी की बात करता हूं, उद्धव ठाकरे की। वो कहते हैं कि केंद्र की सरकार हमारी उतनी मदद नहीं करती जितनी बीजेपी की सरकारों की मदद करती है, जितनी योगी आदित्यनाथ की मदद करती है, जितनी शिवराज सिंह चौहान की मदद करती है, उतनी मेरी सरकार की मदद नहीं करती। जहां तक मेरी जानकारी है, यदि मैं गलत नहीं हूं, पर ये आरोप है उनका। लेकिन सोनिया जी ने जो विरोधी दल के नेताओं के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें शायद उन्होंने कहा कि हमको केंद्र का सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह बात शायद उद्धव जी ने कही थी, यहां तक मेरी जानकारी। आपके सांसद कह रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो कह रहे, आपके सांसद नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो कह रहे वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।
आप कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई जी। हम कह रहे हैं उद्धव जी ने इस बात को कहा है जहां तक मेरी जानकारी है। जी। आप कह रहे हैं कि आप लोग कोई भेदभाव नहीं कर रहे। कौन? बीजेपी की सरकार। फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश में। जिस दल की सरकार है वो सरकारें ठीक है स्थायी रूप से चले, हमारी सोच तो यही रहती है। अब स्वयं ही यदि कोई सरकार अपने किन्हीं कारणों से यदि गिर जाती है, टूट जाती है, उसके बारे में कोई क्या करेगा। लेकिन हम किसी की सरकार को डिस्टेबलाइज करना ये हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा, या कभी इस प्रकार की नापाक हरकत हम लोग करेंगे भी नहीं। पर आप कह रहे हैं कि उद्धव सरकार अभी क्या वाकई आने वाले दिनों में क्या उसका नंबर लग सकता है, डिस्टेबलाइज हो सकती है? मैं कुछ नहीं कह सकता अब। जी। अब वो सरकार क्योंकि बड़ी सारी अटकलें हैं। राजनीतिक दलों के गठबंधन से वो सरकार बनी है, वो अपना भविष्य। आपको भविष्य क्या दिखता है? आपका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, मतलब हमको बहुत कुछ देखना है। मैं सभी सरकारों के भविष्य को, राज्य सरकारों के भविष्य को देखने की हमको फुर्सत नहीं है। जी। मैं बढ़ता हूं आगे। ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी सरकार ही चला ले यहां पर आकर, मतलब मुझे क्यों इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने। नहीं, परेशान किसी को करने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने तो गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। यदि वेस्ट बंगाल की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है, मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार वेस्ट बंगाल के लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो मदद करेगी। आपने देखा कि वहां पर अम्फान जब ये तूफान आया था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी तुरंत नेक्स्ट डे ही वेस्ट बंगाल गए और वहां की राज्य सरकार को उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। पर ममता जी कहती हैं कि इतना कुछ केंद्र यहां पर बोलता है, इतना केंद्र इतना इंटरेस्ट लेता है, अमित शाह जी खुद आ जाए और सरकार चला लेगा, मेरे को छोड़े। अरे ऐसे सरकारें न बनती नहीं ये है। बोला ममता जी का ऑफिशियल बयान। बोला होगा, बोल दिया होगा उन्होंने, लेकिन ऐसे सरकारें नहीं बन जाती। कोई कहीं से चला जाए, बैठ जाए और सरकार चलाने लगे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने तो गठबंधन भी रखा जब पुरानी मैं कहना चाहता हूँ सरकार चलाए, सरकार ठीक तरीके से चलाए। ममता जी गुस्से में आ जाती है थोड़ा जल्दी। लेकिन राजनीति में क्रोध जल्दी नहीं करना चाहिए। पर आप लोगों का अनुभव तो 1999 वाला भी है, जब अटल जी की सरकार थी तब भी वो कई बार मान जाते, कई बार उनका मूड बिगड़ जाता था। मैं बढ़ता हूं आगे और बात करता हूं कि देश में एक बड़ा नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि जब लॉकडाउन किया था तो कोई प्लान नहीं था, अब अनलॉक किया जा रहा है तब भी कोई प्लान नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं और अनलॉक किया जा रहा है। इस समय भी प्लान था और इस समय भी प्लान है। प्लान के तहत ही गाइडलाइंस जारी हो रही है और राज्य सरकारों के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, स्थानीय हालात को देखते हुए वो स्वयं ही फैसले करें। जी। अगला मेरा सवाल यह है कि वाकई क्या जब हम अनलॉक कर रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, कुछ स्टेट्स बॉर्डर को बंद करके बैठे हैं, कुछ लोग बॉर्डर्स को खोलकर बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर, यूपी को लेकर, हरियाणा को लेकर, उधर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को लेकर एक टसल चल रही है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम भारत में नहीं रहते, हम एक स्टेट के नागरिक हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि 1-2-3 दिन में हालात बदलेंगे। जब राज्य सरकारें आपस में बातचीत करके इस बात को तय कर लेंगे कि कहां का बॉर्डर खोलना, कहां का बॉर्डर नहीं खोलना, और राज्य सरकारें यह भी तय कर सकती हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां जो भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहती हैं वो इंपोज कर सकती हैं। जी। क्योंकि पिछले 1 साल की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 1 साल के अंदर 370 रहा, जैसा हमने बात करी, हमने राम मंदिर की बात करी। राम मंदिर को लेकर जो डिसीजन आया, वो जब चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य बन गए। अब कांग्रेस का ये खुला आरोप है और असदुद्दीन ओवैसी का भी ये खुला आरोप है कि देखिए वहां पर डिसीजन दिया और यहां राज्यसभा के सदस्य बन गए। ये क्लियर कट आरोप है। अच्छा, ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। ये दरअसल इनाम है। नहीं, मैं समझता हूं वो फैसला देने का। नहीं, कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान इस तरीके से लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आप राम मंदिर के आंदोलन से लगातार जुड़े रहे, आप मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। अब जब आप राम मंदिर का सपना साकार होते हुए देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस होता है? क्या आपने वाकई, मैं आपसे बहुत ही स्पष्टता से सवाल जवाब मैं चाहता हूं आप दें, आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में आप रक्षा मंत्री होंगे, आपकी केंद्र में सरकार होगी और मंदिर बनेगा और उसकी नींव रखी जाएगी? मैं सच बतला हूं, मुझे विश्वास था कि मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से होगा और ईश्वरीय ताकत पर मुझे बराबर यकीन रहा है और है। मुझे विश्वास था कि मंदिर बनेगा और आपने देखिए भारत देश में
मंदिर भी बन गया, मंदिर के ऊपर फैसला भी आ गया, लेकिन कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं पैदा हुई। बल्कि कई स्थानों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उसका स्वागत किया कि अब इसमें कहीं कोर्ट का जजमेंट आ गया है, इसलिए सबको इसे मान लेना चाहिए। कई मुस्लिम लीडर्स ने भी अपील की। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है किसी भी समाज के लिए। राजनाथ जी, क्या आपके लिए वो इमोशनल मूवमेंट भी था जब ये डिसीजन आया कि राम मंदिर अब बनेगा? क्योंकि उस आंदोलन के साथ आप लगातार चलते रहे और आपकी पार्टी बढ़ती रही, आप खुद बतौर एक नेता एक बड़े, क्या एक इमोशनल मूवमेंट भी था वो? नहीं, भावुक पल? नहीं, यह तहे दिल तो हम लोग चाहते ही थे कि बनना चाहिए राम मंदिर, और ये काम पूरा हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा हुआ। सबसे सुखद स्थिति यही रही है। जी, मैं पिछले एक साल की बात करूं तो 2019 में राफेल की चर्चा बहुत थी और राहुल गांधी ने राफेल को लेकर बहुत कुछ बोला, मतलब जितना राहुल गांधी बोल सकते थे बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। अब राफेल भारत आ रहा है, आज ही आपने ट्वीट करके बोला कि समय पर आएगा, कोरोना की वजह से डिले नहीं होगा। आपने पूजा भी करी, उस पूजा को लेकर भी बड़ा विवाद भारत में छिड़ गया कि पूजा सिर्फ हिंदू धर्म के रीति रिवाज से क्यों कर दी। राफेल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, राफेल तो 7 राफेल तो हम लोगों को मिल चुकी है, और इसमें से कि 4 राफेल, क्योंकि वहां पर हमारे एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है जी। तो जब मैं गया था उसी समय राफेल मिल गई थी। इसमें से 4 राफेल इसमें जुलाई के अंत तक यहाँ आ जानी चाहिए। मैं तो बताऊँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 10-5 दिन का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो राफेल आ जाएगी। और सारी जितने भी राफेल आनी है 35-36 सब आएंगी। राफेल को लेकर आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है कि समय लगेगा, अब डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा? फिलहाल कोई पेश फंसा नहीं हुआ। बिल्कुल आखिरी दौर के सवाल है। मोदी सरकार 2.0 में सीए एनआरसी का मुद्दा काफी गर्म रहा, उसके बाद हमने शाहीन बाग जामिया होते हुए देखा, फिर दिल्ली हिंसा भी हुई। क्या ये मुद्दा थोड़ा मिसमैनेज हो गया, और या फिर लोगों का दुष्प्रचार, एक पर्टिकुलर गैंग का दुष्प्रचार, जो लुटियंस गैंग है उसका दुष्प्रचार बहुत हावी रहा? क्योंकि हमने देखा कि राम मंदिर के फैसले तक आपने सही कहा, शांति थी, लेकिन उसके बाद ये लॉबी बाहर निकल के आई और उसने सीए को लेकर चक्के जाम कर दिए जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही कितनी जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता जी, उन्होंने काबू पाने में इस पर कामयाबी हासिल की है, जो भी दंगा हुआ था। अब देखिए, कहीं पर भी कांग्रेस के समय तो ऐसे ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें हजार लोग मारे गए हैं, लेकिन दंगा होना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दंगे को कंपेयर नहीं हम कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, मैं कर भी नहीं रहा हूं जी, मैं कर भी नहीं रहा हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने कहा कि चाहे दंगे में 10 लोग मरे, 5 लोग मरे, 2 लोग मरे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। लेकिन सचमुच इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत ही जितने चाक चौबंद व्यवस्था जल्दी करके जिस तरीके से काबू पाया है, उसी के परिणाम स्वरूप सरकार को पिछले 1 साल के अंदर, अगर मैं क्रिटिकल अप्रोच लूं तो मुसलमानों को लेकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। इमाम जैसे लोगों को नेता मुसलमानों को बनाने में लगे हैं, जो कहता है कि भारत में नॉर्थ ईस्ट को मैं चिकन लेग की तरह काट दूंगा और उसको चक्का जाम कर दूंगा मैं वहां पे, उसको नेता बनाने में लगे हैं। 2, 4, 10, 15 लोगों की स्टेटमेंट से पूरे कौम को अथवा किसी जाति को अथवा किसी मजहब को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं नहीं मानता। आपने देखा सीए के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो चिंता की लकीर है सरकार के? कोई भी खड़े होकर किसी भी समूह को कोई गुमराह अगर कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाना चाहता है। यदि गुमराह कर देता है तो क्षण भर के लिए उत्तेजना लोगों के अंदर पैदा हो सकती है, यह कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन बाद में हालात को समझने के बाद जी मैं समझता हूं कि उनके अंदर सुधार भी आता है। पर ये सोच देश के लिए काफी घातक है, जो इस तरह की सोच रखते हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। बहुत ही घातक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगले 1 साल का अगर मैं आपसे विजन पूछूं तो वो बड़ा विजन क्या होगा आपकी सरकार का, मोदी सरकार का? नहीं, इस वैश्विक महामारी के दौरान जो थोड़ा बहुत एक आर्थिक संकट भी स्वाभाविक है जी कि पैदा हुआ है, और लेकिन सबसे प्रसन्नता का विषय यह है कि हमारे मोदी जी ने चटपट इस संबंध में भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करके जो भी आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी बहुत कमी आई है उसके लिए कदम उठा लिया है। और मेरा विश्वास है इकोनॉमिक रिकवरी भी
बड़ी तेजी के साथ होगी इस देश में। और क्या देशद्रोही एलिमेंट्स को भी आप सख्ती के साथ निपटेंगे? बल्कि मैं यह मानकर चलता हूं कि जी, भारत हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली भारत हमारा बनेगा। जी, और क्या देशद्रोही एलिमेंट के साथ भी सख्ती से निपटेंगे, जैसे शर्जील इमाम हो गए या कोई और हो गए? कोई देशद्रोही जो भी है, देशद्रोही के साथ तो बराबर शक्ति से निपटा जाता रहा है और आगे भी देशद्रोही कोई भी हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। राजा जी, लेकिन देशद्रोही की परिभाषा भी करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मोदी सरकार के 1 साल पर चाइना पे, पाकिस्तान पर आपसे खुल के बात हुई। अब मैं आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आया हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे मैं तस्वीरें कहां से निकाल के लेकर आया हूं। पहली तस्वीर अटल जी के साथ है और ये दूसरी तस्वीर भी अटल जी के साथ। नहीं, बहुत आशीर्वाद प्राप्त रहा है अटल जी, अडवाणी जी, सभी का। तो जरा बताइए कब की तस्वीर है ये, आपको याद हो तो? ये मैं समझता हूं कि जब मैं पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था 2006 में जी, ये तब की है तस्वीर। और दूसरी वाली? या तो मुझे यह भी मुझे लगता है कि शायद उसी समय की है या दूसरी बार की है। ये उसमें ये मैं बतला नहीं पा रहा हूं। चलिए एक और हो सकता है आप थोड़े इमोशनल भी हो जाएं इस तस्वीर को देखिए। सुषमा स्वराज के साथ आपकी 2 तस्वीरें हैं। सुषमा जी के साथ है। एक में तो मुझे लगता है ये शायद अध्यक्ष आप बने थे तब की तस्वीर है, और ये एक और तस्वीर है, ये पानी पिला रही है। ये बताइए ये कहां कब की एक बार तस्वीर? हमारे नेताओं को कुछ गिरफ्तार किया गया था, जम्मू कश्मीर का लेकर आंदोलन चल रहा था जी, तो उसी समय मैं राजघाट पर अनशन पर बैठा था। संभवतः उसी समय ये सुषमा जी हमको जूस पिलाकर मेरा अनशन तोड़वा रही है। क्योंकि जब हम इस 1 साल की बात करते हैं तब हमने आपने अपने पुराने 2 कलीग अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को खो भी दिया है पिछले 1 साल के अंदर। चलिए राजनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को अपना समय देने के लिए और विस्तृत बात करने के लिए, भारत को आश्वासन देने के लिए, भारतवर्ष को आश्वासन देने के लिए कि भारत की सीमाएं चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, उससे सुरक्षित है और भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री का पहला सबसे बड़ा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने चाइना पर एक बात करी, पीओके पर भी खुल के बात की। नमस्कार, धन्यवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात अमीश देवगन के साथ और तमाम सवालों के जवाब रक्षा मंत्री ने दिए। कहा भारत को किसी ने आंख दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ये तमाम बातें जो रक्षा मंत्री ने न्यूज 18 से की, राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 से कही, एक एक कर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। लगातार भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है, डरने की किसी को जरूरत नहीं है और भारत को कोई अस्थिर नहीं कर सकता है। सीमा विवाद पर चीन को गंभीरता से लेना होगा। खास बात राजनाथ सिंह ने कही, पीओके भारत का अभिन्न अंग है और संसद पीओके पर प्रस्ताव पास कर चुकी है। एक एक कर उनसे तमाम सवाल पूछे गए और राजनाथ सिंह ने सारे सवालों के जवाब न्यूज 18 को दिए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। भारत को कोई अस्थिर नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीन को हमें गंभीरता से लेना होगा सीमा विवाद पर। जम्मू कश्मीर को लेकर भी राजनाथ सिंह बोले। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई है।
पाकिस्तान और चीन को लेकर भी राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि चीन को गंभीरता से लेना जरूरी है। पाकिस्तान को सेना माकूल जवाब दे रही है। सीमा विवाद का समाधान संभव है चीन के साथ, ये भी कहा राजनाथ सिंह ने। न्यूज 18 पर राजनाथ सिंह ने आज खास बात करते हुए ये तमाम बातें कही। आने वाली 6 तारीख को हाई लेवल मीटिंग होगी, ये भी कहा राजनाथ सिंह ने। बताया इस मीटिंग के बारे में उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। हाई लेवल मीटिंग होगी। नेपाल से भी बातचीत से तमाम समाधान संभव हैं। नेपाल भारत के लिए भाई के समान है, ये कहा राजनाथ सिंह ने। नेपाल के प्रति हमारे मन में किसी तरह का कोई वैर, किसी तरह की कोई कटुता का भाव नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने